हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम इस सेट के अंदर। रेट भर्ती की तैयारी करे सभी विद्यार्थियों को ये पता भी होगा कि रेट परीक्षा में लगभग 30% मनोविज्ञान के आते हैं और उसी को लेकर के मैंने लगभग 30 सेट तैयार किए हैं। तो आज ये प्रथम सेट है। प्रतिदिन 5 सेट के माध्यम से 6 दिनों के अंदर हम टोटल 30 सेट कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है, तो हमारा टारगेट लगभग 2000 प्रश्नों का रहेगा। तो इस सेट के अंदर हमने 30 क्वेश्चन डाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। सभी 30 सेट शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, उपलब्धि प्रेक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता व क्षमता का मापन करता है। उक्त परिभाषा दी गई है। दोबारा देख लीजिए कि उपलब्धि प्रेक्षण वह विकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता और क्षमता का मापन करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इबेल, गैरिसन, प्रेसी या होर्कस के द्वारा। तो ये परिभाषा इबेल के द्वारा दी गई है, इबेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कौन सा पक्ष शामिल होता है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कौन सा पक्ष है वो सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है, शामिल रहता है? देखिए यहाँ पर मूल्यांकन का शैक्षिक पक्ष भी होता है और सह शैक्षिक पक्ष भी इसके अंदर शामिल होता है। सतत और समग्र मूल्यांकन में यहाँ प्रयोग दोनों ही इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में कर्तव्यों का विवेचन किया गया था? कौन से अध्याय में कर्तव्यों के विवेचन का अवलोकन किया गया? तो अध्याय 4 के अंदर इसका वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा कथन असत्य है? क्रियात्मक अनुसंधान के कथन में कौन सा कथन असत्य? देखिए क्रियात्मक अनुसंधान में देखिए सबसे पहले इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता ही करता है, ये बिल्कुल सही है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का प्रयोग वो शोधकर्ता ही करता है। इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है? इसके परिणामों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। इसका बी बिल्कुल उत्तर रहेगा सही। अगला प्रश्न अपना, यह किसने कहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? चिंतन है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कहा गया था रोस के द्वारा। उत्तर रहेगा इसका बी, रोस के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था स्किनर के द्वारा, बी एफ स्किनर के द्वारा। अभिप्रेरणा है, मोटिवेशनल है, एक प्रकार की अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा सीखने का सवर्ण पथ होती है, ये भी सही है। अधिगम का हृदय माना जाता है अभिप्रेरणा को, सफलता का आधार माना जाता है अभिप्रेरणा को। प्रयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। निम्न में से चिंतन का प्रकार है, निम्न में से चिंतन का प्रकार है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक चिंतन भी होता है, प्रत्यात्मक चिंतन भी होता है और तार्किक चिंतन, तीनों ही प्रकार का चिंतन होता है। प्रयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। सीखना समृद्ध हो जाता है, सीखना समृद्ध हो जाता है कब हो जाता है? देखिए सबसे पहले कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान देना। यहाँ पर सीखने की अभिक्रिया वो कम प्रभावशाली रहती है क्योंकि परीक्षाओं के माध्यम से उसका आकलन किया जाता है, उसको सिखाया नहीं जाता। दूसरा है यहाँ पर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जब विद्यार्थी जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत्यक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसने यह निष्कर्ष, ये डी ऑप्शन उसका आगे, किसने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा उत्पन्न क्रियाशीलता ही अधिगम के लिए उत्तरदायी है? किसने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा उत्पन्न क्रियाशीलता ही अधिगम के लिए उत्तरदायी है? तो ये बी एफ स्किनर ने निकाला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता? कौन से कथन को? यहाँ पर सबसे पहले दिया गया, सीखना लगातार जारी रहता है, बिल्कुल जारी रहता है, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया नहीं होती। शैक्षिक ये सीखने की प्रक्रिया होती है, अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही है ये। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम, बिल्कुल नहीं है। बच्चा, व्यक्ति एक परिवार के माध्यम, एक समाज के माध्यम से भी सीख सकता है।
जरूरी नहीं है वह शैक्षिक संस्थान के माध्यम से ही सीखे। प्रश्न नंबर 12 रहेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन किया गया था 2012 के अंदर। अगला प्रश्न है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में किसका अध्ययन? तो बाल विकास में अध्ययन होता है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करता है तो मनोविज्ञान में इसे किस नाम से जाना जाता है? यदि कोई व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करता है तो मनोविज्ञान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मनोविज्ञान में इसे कहते हैं समायोजन। इसे समायोजन के नाम से जाना जाता है। अगला है, विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अन्य विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। यह परिभाषा दी थी। तो यह परिभाषा है वह हेक के द्वारा दी गई। हेक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है? आईक्यू है वो 140 से अधिक होती है तो वे बालक कहलाते हैं प्रतिभाशाली बालक। उत्तर है इसका सी, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक के लिए त्रिचक्रीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? त्रिचक्रीय मॉडल प्रस्तुत किया था रेनजुली ने त्रिचक्रीय मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? कौन से बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? तो लंबे बालक होते हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। अगला, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले इसमें परिवर्तनों को मापा जा सकता है, बिल्कुल मापा नहीं जा सकता। इसका 1 नंबर ही गलत हो गया। यह वृद्धि का एक हिस्सा है, ये सही है। यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये गुणात्मक होती है, प्रमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए खोखली मित्रता एक किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। विद्रोह की भावना होती है किशोरावस्था में, रुचियों में परिवर्तन होता है, समूह को ज्यादा ये महत्व देते हैं। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? विद्यालय और शिक्षक के द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है वो है शारीरिक विकास। आगे देखिए, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है कौन सी अवस्था के अंदर आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट होता है? तो किशोर अवस्था के अंदर। अगला है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम व्यक्त करने वाला एक शब्द है वो है परिवर्तन। सबसे ज्यादा परिवर्तन किशोरावस्था में मिलता है। अगला प्रश्न है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो ये है संज्ञान बोध में ये अंतर्निहित होते हैं। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है, देखिए सबसे पहले केवल वसानुगत, केवल पर्यावरण, माता पिता की भागीदारी। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण है वो है पर्यावरण और वसानुगत दोनों ही। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? सबसे पहले योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, ये बिल्कुल है सही। पाठ्य चर्चा को समायोजित करना, ये भी शिक्षक का काम होता है। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये यहाँ पर बिल्कुल ही असंगत रहेगा, सी। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि और लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है? ये सभी है, वे है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं होता क्योंकि अध्यापकों को वैधिपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। हानिकारक है, ये भी गलत। अनुपयुक्त है, ये भी गलत है। लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक को खोजने में अध्यापकों रचनाओं को प्रवृत्त करते हैं, बिल्कुल सही रहेगा, डी इसका उत्तर। व्यक्तिगत
हाँ, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य अवस्थाओं में निर्धारित है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? यह परिभाषा दी गई थी ऑलपोर्ट के द्वारा। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है टाइलर का। उत्तर है इसका डी टाइलर। तो सेट प्रथम में हमने लगभग 30 क्वेश्चन सेट किए हैं। इस प्रकार से ही आज ये सेट 2, 3, 4 और 5 सेट हम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट सेट के लिए आप दोस्तों वेट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।